हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 19 से 21 जनवरी का करंट डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला की किस शैली में किया गया है? ऑप्शन है नागरा शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली और पांड्य उप शैली। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। जो अयोध्या में श्री राम मंदिर का अभी उद्घाटन हुआ है वो नागर शैली में उसका निर्माण हुआ है। वास्तुकला की नागर शैली से ये प्रेरित है। ठीक है, इसके बाद ये उद्घाटन जो हुआ है मंदिर का वो 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन होना है। मंदिर को चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आशीष हैं, इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर इसको डिजाइन किया हुआ है। ये पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ है। इसमें किसी भी तरह का सीमेंट वगैरह का यूज नहीं किया गया है, स्टील का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, जिससे क्या होगा, मंदिर की आयु दीर्घ होगी और मजबूती अधिक रहेगी। साथ ही साथ ये भूकंप प्रतिरोधी भी है। ठीक है, इस जो मंदिर में मूर्ति है, मूर्तिकार है अरुण योगीराज। उन्होंने जो है मूर्ति काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई हुई है, जैसे गर्भगृह में रखा गया है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल हमने वो मंदिर की मुख्य विशेषता यहाँ पे लिखी है। ये मंदिर जो है वो करीब 161 फीट ऊंचा है और इसमें 3 मंजिलें हैं। भूतल जो है वो 160 स्तंभों पर टिका है, जबकि पहली मंजिल 132 स्तंभों से सज्जित है। मंदिर में प्रवेश के लिए क्या है, 5 पैडल और मंडप है और कुल 12 दरवाजे हैं। ठीक है, और ये जो मुख्य मंदिर परिसर है वो 2.7 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। थोड़ी सी विशेषता नागर शैली की। नागर शैली जो है वो उत्तर भारत में पाई जाती है। ठीक है, इसमें मंदिर का निर्माण जगती नामक एक ऊंचे मंच पर, जो चबूतरा होता है जिस पर मंदिर का निर्माण किया जाता है, उसको जगती बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मंदिर का गर्भगृह है उसके सामने जो क्षेत्र मौजूद होता है उसको मंडप बोलते हैं, जिसको मंदिर के प्रवेश द्वार होता है जो। ठीक है, इसके अलावा गर्भगृह के ऊपर जो पिरामिड के आकार की संरचना होती है उसको शिखर बोलते हैं। और गर्भगृह वो क्षेत्र है जहां मंदिर के प्रमुख देवता या अधिष्ठात्र या अधिष्ठात्री जहां पर निवास करते हैं उसको गर्भगृह बोला जाता है। तो ये सारी डिटेल जो हो गई आपकी राम मंदिर के बारे में हो गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन है सर्वविनाश, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन क्लीन स्वीप और ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति नाम से एक नया ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ये ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तानी प्रॉक्सी समूह, ठीक है, जो प्रॉक्सी जो ग्रुप्स हैं इनके द्वारा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में प्रायोजित आतंकवादी पुनरुत्थान का मुकाबला करना है। ठीक है, इस ऑपरेशन में क्या होगा, पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों ओर से संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान शामिल होंगे। इसके पहले इसी पीर पंजाल श्रेणी में ऑपरेशन सर्वविनाश जो है वो भारतीय सेना आयोजित कर चुकी है 2003 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, पीर पंजाल के दक्षिण में क्षेत्रों में आतंकवादियों को खत्म करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। ठीक है, तो अब ये दोबारा से सेना स्टार्ट कर रही है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिको इंडिया ने निम्न में किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सीईओ नियुक्त किया है? ठीक है, ऑप्शंस हैं जागृत कोटेचा, लिंडा यकरिन, अमित अग्रवाल और नील मोहन। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये जागृत कोटेचा जो है इनको पेप्सिको इंडिया ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। ये 2024 मार्च से भूमिका को क्या करेंगे, सीईओ की भूमिका को संभालेंगे। इसके अलावा जो लिंडा यकरिनो, अमित अग्रवाल और नील मोहन जी हैं, ये भी इस मतलब जो पिछले वर्ष की क्या है महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, जिसमें लिंडा यकरिनो ट्विटर की सीईओ, अमित अग्रवाल यूआईडीएआई के सीईओ और नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये इसी फॉर्म में पीडीएफ के द्वारा भी आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए ये टेलीग्राम का हमारा यूजर नेम है। आप इस यूजर नेम के थ्रू आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से ये क्वेश्चंस की पीडीएफ ले सकते हैं। ये सभी पीडीएफ जो हैं वो मोबाइल फ्रेंडली हैं, इनको आप इजीली मोबाइल पे पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप मोबाइल में पढ़ेंगे तो आपको जूम करके कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। आपके मोबाइल का जो स्क्रीन साइज है उतने स्क्रीन साइज पे ही आपको इजीली दिखाई देगा। तो आप इसको वहां से टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ के और ये पीडीएफ ले सकते हैं। ये टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं हम टेलीग्राम पे। ठीक है, आपको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय की प्रतिमा का अनावरण
कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नाथद्वारा, पाली, विजयवाड़ा और लातूर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में ये सामाजिक न्याय की प्रतिमा या स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया हुआ है। ये प्रतिमा 19 जनवरी को अनावरण हुआ है और ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, जिसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया है। ये प्रतिमा करीब 206 फीट ऊंची है, जिसमें मात्र प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट और जिस प्लिंथ पर प्रतिमा खड़ी है उसकी ऊंचाई 81 फीट है। इसका ये आंध्र प्रदेश सरकार ने ये महाशिल्पम अंबेडकर का बनवाया हुआ है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचूज हैं जो जहां जहां स्थित है और किस किस व्यक्ति के नाम पर हैं, वो हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है, ये हैदराबाद में स्थित है। रामानुजाचार्य की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये बेंगलुरु में है, ये नाथ प्ररूप कैंपेगौड़ा की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ बिलीफ ये नाथ द्वारा में भगवान शिव की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर में बाबा साहब की मूर्ति है और स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है, तो ये जो है वो प्रमुख मूर्तियां हैं भारत की, इनका भी हमने आपको डिटेल में लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या NAM का 19वां शिखर सम्मेलन 19 जनवरी 2024 को कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन है घाना, इंडोनेशिया, भारत और युगांडा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, युगांडा है। ये नेम का 19वां शिखर सम्मेलन जो है वो 19 जनवरी को युगांडा में आरंभ हुआ है। ठीक है, युगांडा 2022 से 2025 तक की अवधि के लिए अफ्रीका की ओर से गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता कर रहा है। थोड़ी सी डिटेल इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन या नेम के बारे में लिखी है। इसकी अवधारणा जो आई वो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में उभरी है। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम विश्व जो है वो दो ध्रुवों में बटा हुआ था। ठीक है, एक धड़े का जो हेड कर रहा था वो USA कर रहा था और दूसरे धड़े का हेड जो था वो USSR था। तो ऐसे में कुछ देश ऐसे थे जो दोनों धड़ों की तरफ नहीं जाना चाहते थे। वैसे ग्रुप ने क्या किया है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष, मतलब वो इन दो गुटों में से किसी भी गुट की तरफ नहीं जाएंगे, वैसा इन्होंने जो है एक गुट बनाया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसमें क्या है, यूगोस्लाविया, मिस्र, भारत, घाना और इंडोनेशिया के नेता 1955 में बाडुंग सम्मेलन में सिद्धांतों पर सहमत हुए थे। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो सिद्धांत थे उस पर सहमत हुए थे। भारत जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में से एक है और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। ठीक है, चूंकि भारत संस्थापक सदस्य है इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है बेंगलुरु और मुंबई हवाई अड्डा, चेन्नई और दिल्ली हवाई अड्डा, कोलकाता और दिल्ली हवाई अड्डा, बेंगलुरु और पुणे हवाई अड्डा। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये गलत लिख गया है। ऑप्शंस इसमें जो है वो गलत बन गए हैं। ये जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है वो बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डे ने मिलकर जीता है। ये समहाउ ऑप्शन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बेंगलुरु और उसके बाद से दिल्ली। ठीक, आंसर में ठीक लिखा हुआ है बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डा। ठीक है, ये दोनों हवाई अड्डों ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विंग्स इंडिया अवार्ड्स के चौथे संस्करण में संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है और विस्तारा जो है, विस्तारा एयरलाइंस है, इसने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार जीता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको जब PDF प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, PDF के लिए मैंने आपको बताया टेलीग्राम के थ्रू आप ले लीजिएगा, तो उसमें मैं ये ऑप्शंस को ठीक कर दूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत निम्न में से किस भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करेगा? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास फारसी, नेपाली, मणिपुरी और मैथिली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए फारसी है। जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत भारत क्या करेगा, 9 शास्त्रीय भाषाओं में से फारसी को भी एक भाषा के रूप में शामिल करेगा। ठीक है, अगर भारत की शास्त्रीय भाषाएं या क्लासिकल लैंग्वेज की बात की जाए तो वैसे 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं जिसको सरकार ने मान्यता दी है, जिसमें सबसे पहली भाषा 2004 में तमिल आती है, उसके बाद 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़, 2008 में तेलुगु, 2013 में मलयालम और 2014 में उड़िया। तो ऐसी 6 भाषाएं जो है वो शास्त्रीय भाषाओं के रूप में केंद्र सरकार द्वारा घोषित की जाती हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति में इन 6 भाषाओं के अलावा इन्होंने फारसी,
पाली और प्राकृत भाषाओं को शामिल करने की घोषणा की है। इस तरह से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है वो 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और अगर सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से 6 भाषाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? ऑप्शंस हैं गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और कर्नाटक। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये गुजरात में। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के वाडनगर में करीब 2800 साल पुरानी मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं, ठीक है। माना जा रहा है कि ये जो मानव बस्ती है या तो उत्तर वैदिक काल की है या पूर्व बौद्ध महाजनपदों या कुलीन तंत्र गणराज्यों के समकालीन है, ठीक है। उसके अलावा ये वाडनगर जो है एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक बस्ती थी, ठीक है। तो ये नई अभी खोज हुई है। आगे चलने से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन और आपसे शेयर कर दूं। यूपी पीसीएस की 2 परीक्षाएं आने वाली हैं। एक तो आरओ एआरओ की परीक्षा, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, और एक पीसीएस का प्री 2024। तो इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट्स भी हम लोगों ने चैनल पर स्टार्ट किए हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट्स जो हैं वो 50-50 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनसे प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन शामिल किए हैं। ऐसे 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं। 400 क्वेश्चन टोटल आपको करंट के दिए जा चुके हैं। अभी और भी प्रैक्टिस सेट आएंगे और जनवरी 2024 तक, मतलब 15 जनवरी 2024 तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो आरओ एआरओ के लिए आपको प्रोवाइड करेंगे। और 15 फरवरी 2024 तक करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चंस हो जाएंगे वो यूपी पीसीएस के प्री 2024 के लिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वो वीडियोस भी आप चैनल पर दे सकते हैं। उनकी भी पीडीएफ इसी तरह से मोबाइल फ्रेंडली है, वो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 कहाँ शुरू हुआ है? अभी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ऑलरेडी हो चुका है। चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली। तो सही जवाब ऑप्शन बी हैदराबाद है। ये जो विंग्स इंडिया 2024 है ये हैदराबाद में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य जो है सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने और व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए वैश्विक विमानन उद्योग के हितधारकों और प्रतिभागियों को एक साथ लाना है, ठीक है। ये इसका जो है उद्देश्य है। और जो इसकी थीम रही है वो है अमृत काल में भारत को विश्व के साथ जोड़ना। ये इस विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की सबसे मूल्यवान पीएसयू बन गई है? एसबीआई, आरईसी, एलआईसी और सेल। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। अगर सबसे मूल्यवान पीएसयू की बात की जाए तो एलआईसी जो है, एलआईसी को हाल में सबसे मूल्यवान पीएसयू का दर्जा दिया गया है। एलआईसी का जो बाजार पूंजीकरण है या मार्केट कैपिटल जो है ये भारतीय स्टेट बैंक से भी अधिक हो गया है। अभी तक जो सबसे मूल्यवान पीएसयू थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी। अब एलआईसी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पीछे छोड़ते हुए देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू बन गई है। एलआईसी का जो मार्केट कैप है वो 5.66 लाख करोड़ है, जबकि स्टेट बैंक का जो मार्केट कैप है वो 5.63 लाख करोड़ रुपए है। तो एलआईसी आगे निकल गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने एक संपूर्ण सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है, उसका नाम बताना है। संभव, संचार, वार्ता और विमर्श। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए संभव है। ये एक संपूर्ण सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र संभव नाम से भारतीय सेना ने विकसित किया है। इसका जो उद्देश्य है, इस संभव जो है इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ये तो संभव का फुल फॉर्म है। ये क्या है? 5G तकनीकी पर काम करता है। ये गोपनीय है, तो सेना अगर किसी तरह से कम्युनिकेट करती है तो दुश्मन देश जो है उसकी जो उसको डीकोड करके या नहीं सुन नहीं सकते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट एनक्रिप्टेड है, ठीक है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, उसके तहत इसमें कम्युनिकेशन किया जाता है, ठीक है। और इसको शिक्षा और उद्योग के साथ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के सहयोग से विकसित किया गया है, ठीक। ये भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित है, ठीक है। इसमें जो है इंडियन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, ठीक है। और सेना के लिए है तो नॉर्मल सी बात है कि अगर स्वदेशी तकनीकी होगी तो वो काफी अधिक सुरक्षित होगी, उसमें किसी तरह की सेंधमारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
2024 की सैन्य शक्ति रैंकिंग, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। भारतीय सेना को मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में चौथा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। एक्चुअल में पहले भी भारतीय सेना जो है वो चौथे स्थान पर ही थी, चौथी सबसे मजबूत सेना के रूप में इसने अपना स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। ये ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जो है जारी हुई है, जिसमें 145 देशों को उनकी वैश्विक सैन्य शक्ति के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय की बात की जाए तो सबसे शक्तिशाली सेना जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की, दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर चीन की सेना है, जबकि भारतीय सेना जो है वो चौथे स्थान पर। अगर सबसे कमजोर सेनाओं की बात की जाए तो सबसे निचले स्तर पर भूटान है, उसके बाद मोल्दोवा, सूरीनाम और सोमालिया सबसे निचले स्थानों पर है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई आपका डाउट है तो आप हमें यहाँ वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम के थ्रू भी मैसेज करके हमें अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पीडीएफ भी लेने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप हमें टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।